तो कल हम लोगों ने एनर्जी साइंस के बारे में सब कुछ सीख लिया। एनर्जी क्या है, कैसे काम करती है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर। और आज चलते हैं कि वास्तु एनर्जी क्या है। वास्तु एनर्जी से समझने के लिए वास्तु शास्त्र का एक बेसिक हमें समझना चाहिए। वास्तु जो शब्द है और जो शास्त्र है, जो विद्या है, वो हमारे पुराणों ऋषि मुनियों के द्वारा क्रिएट की गई थी। वो हजारों साल पहले की है। उस समय पे इतनी जमीन थी कि उस समय समय पे मकान नहीं थे, उस समय पे भवन नहीं हुआ करते थे। इसलिए उस टाइम पे जो प्रिंसिपल के साथ, जो रूल्स रेगुलेशन के साथ ये शास्त्र का डेवलपमेंट हुआ था, वो इसके हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे जैसे कि जमीन के ऊपर मकान बढ़ते गए, भवन बढ़ते गए, इमारतें बनती गई, वैसे वैसे वो जो हमारा वैदिक शास्त्र है, वैदिक वास्तु है, वो इस जगह के ऊपर गलत साबित हो जाता है। गलत साबित हो जाता है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उस हिसाब से काम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उस समय के अंदर जब वास्तु शास्त्र क्रिएट किया गया, इस ज्ञान को क्रिएट किया गया, उस समय पे कई चीजें ऐसी बताई गई थी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप जाते हो तो वहां पे प्रेयर या फिर भगवान का कुछ स्थान होना चाहिए, प्रार्थना खंड होना चाहिए या मंदिर होना चाहिए। ये हमारे पुराने वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही है, क्योंकि वो डायरेक्शन की एनर्जी के हिसाब से बना हुआ था। साउथ ईस्ट में चले जाते हो तो वहां पे किचन होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में चले जाते हो आप तो वहां पे मास्टर बेडरूम होना चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट में चले जाते हो आप लोग तो वहां पे ड्राइंग रूम होना चाहिए या गेस्ट रूम होना चाहिए। इस प्रकार से उस समय के वास्तु के हिसाब से जो बताया था वो बिल्कुल सही है। क्योंकि उस समय पे भी और आज भी जो जो डायरेक्शन है और डायरेक्शन में से जो एनर्जी क्रिएट होती है, इसी हिसाब से, इसी एलिमेंट के हिसाब से, उस एनर्जी के हिसाब से ये सारी चीजें बताई गई थी। और उसी समय पे ये चीज भी बताई गई थी कि कौन कौन सी डायरेक्शन में क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए। तो उस समय पे बताया गया था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में भी नहीं होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका अगर मकान अगर बड़ा है तो उसकी जो सीढ़ियां हैं वो उधर नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से कई चीजें के लिए प्रोहिबिशन रखा गया था कि पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर जगह पे होती है तो उसको ज्यादा हेल्प हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज वो वैदिक वास्तु जो वो उस टाइम पे बना हुआ था, वो आज के लिए काम करना हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। कल हम लोगों ने सीख लिया कि वास्तु का मतलब होता है जहां पे हम रहते हैं वहां की एनवायरमेंटल जो सराउंडिंग जो एनर्जी है, वो एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। उसको हम शुभ वास्तु के नाम से जानते थे। और जहां पे एनर्जी अच्छी नहीं है, अशुभ एनर्जी है, जिसको हम वास्तु दोष के नाम से जानते हैं, वो एनर्जी चाहे हमारे शरीर की हो, वो एनर्जी चाहे हमारे मकान की हो, वो एनर्जी चाहे हमारे सराउंडिंग वातावरण की हो, एटमॉस्फेयर की हो, ये तीनों चीजों को हम लोग कल कुछ समझ गए इसके बेसिक के बारे में। लेकिन अभी मल्टीपल बिल्डिंग बढ़ रही है और ऐसे ऐसे भवन बनते जा रहे हैं कि जहां पे एग्जैक्टली वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम बनाने जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सबके घर, सबके जो फ्लैट है उसमें कुछ डायरेक्शन में, अगर किसी के डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट बाथरूम है तो सभी के डायरेक्शन में वही चीज आएगी।
जिसके डायरेक्शन में किचन है और सभी के डायरेक्शन में किचन ही आएगा। इसी प्रकार से जो भी बिल्डर्स है वो अपना हिसाब से वो बनाते हैं, लेकिन हर एक बिल्डर्स हर एक कॉर्नर को और हर एक फ्लैट को वास्तु के हिसाब से न्याय नहीं दे पा रहे। उतना ही नहीं, अगर हम भी कुछ मकान वगैरह बनाते हैं तो वास्तु के हिसाब से अगर हम पूरा बनाने जाते हैं तो उस प्रकार से बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी लैंड कम हो गई है और मकान ज्यादा बढ़ गए हैं। जब वास्तु शास्त्र क्रिएट हुआ था उस टाइम पे लैंड ही लैंड थी, मकान नहीं थे बिल्कुल। हजारों मीटर के एरिया में मुश्किल से एक एक मकान रहा करते थे, और आपने देखा होगा उस टाइम पे मकान भी होते थे वो खेतों में थे। गांव के आसपास के एरिया भी बहुत बड़े बड़े थे, सिटी शहर इतने डेवलप नहीं थे। पुराने शहरों को, पुराने सिटी के पुराने गांवों को आप देखो, आप तभी पता चलेगा कि कितने अलग अलग डिस्टेंस के साथ सभी मकान बने हुए हैं। क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन ही नहीं था इतना, तो इतने मकान की जरूरत नहीं थी। और इतने मकान की जरूरत नहीं थी तो जो चाहे इस हिसाब से, जो चाहे उस डायरेक्शन के हिसाब से मकान बनाया जा सकता था। लेकिन अभी के आधुनिक युग के अंदर ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो जब ये मुश्किल हो गया है तो टेक्नोलॉजी भी उसी प्रकार डेवलप हो रही है। पुराणों के हिसाब से मुश्किल होए, लेकिन अगर पुराणों के हिसाब से जो संत ऋषि महात्माओं ने ये वास्तुशास्त्र बताया था उसका अगर हम लोग बेस चेक करते हैं कि किस लिए ये वास्तुशास्त्र बना था, क्या मकसद था उसका, तो एक ही मकसद था वो, कि एनर्जी को, सराउंडिंग जो एनर्जी है उसकी इफेक्ट जो हमारे ऊपर होती है उसको चेंज करना, या तो फिर अच्छी एनर्जी को बनाना, अच्छी एनर्जी को क्रिएट करना। यही एक मकसद से वास्तुशास्त्र क्रिएट हुआ था। कल हम लोग सीख गए कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी ही सब कुछ है। तो उस टाइम पे एनर्जी को कैसे, मतलब में पॉजिटिव किया जाए, कैसे एनर्जी को एनहांस किया जाए, कौन से डायरेक्शन से किस प्रकार की एनर्जी आती है, इसी के हिसाब से जो बनाया गया था वो सही है। तो इस बेस को अगर हम पकड़ लेते हैं, वो है एनर्जी बेस। तो पुराने समय के अंदर एनर्जी बेस के ऊपर जो वास्तु बना था उसका मकसद वही था कि एक पॉजिटिव ऊर्जा को जनरेट करना, नेगेटिव ऊर्जा को हटाना और पॉजिटिव ऊर्जा को जनरेट करना। यही एक मकसद था मेन, अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखने जाए तो उस टाइम पे जब पुराणों के हिसाब से देखने जाए तो उस टाइम पे बताते कि अगर वास्तु अच्छा नहीं है, एनर्जी अच्छी नहीं है, तो भाई ये दीवार को है उसको हटा दो, निकाल दो, इस कमरे को चेंज कर दो, यहां से दीवार को हटा के यहाँ ला दो, किचन यहाँ है तो यहाँ से हटा के इधर यहाँ ला दो, टॉयलेट बाथरूम यहाँ नहीं होनी चाहिए यहाँ ला दो। पहले के जमाने में टॉयलेट बाथरूम कभी भी मकान के अंदर नहीं हुआ करते थे, मकान से दूर थे, बाहर की ओर थे, याद रख। इसलिए जो नेगेटिव ऊर्जा जो है हमारे मकान के अंदर वो मैक्सिमम टॉयलेट के माध्यम से आती है। इसलिए टॉयलेट को भी एक वास्तु के स्वरूप में देखने जाए तो हम लोग बहुत कुछ इसमें एनर्जी के जुड़े हुए काम कर सकते हैं। तो पहले के जमाने में ये सब नहीं था, उस टाइम पे टॉयलेट भी नहीं थे, जंगलों में लोग टॉयलेट के लिए जाया करते थे। इसलिए नेगेटिव ऊर्जा का क्रिएट होना बहुत कम हो गया था, बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा क्रिएट होती थी। उस टाइम पर भी जियोपैथिक पे ऊपर काम किया जाता था। लेकिन एनर्जी साइंस का और वास्तु साइंस का अगर एक टॉपिक हम पकड़ लेते हैं, उस टॉपिक को पकड़ के अगर हम लोग काम करने लगते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन हम लोग ट्रेडिशनल वास्तु को छोड़कर आधुनिक वास्तु के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकते। और आधुनिक वास्तुशास्त्री ने जो स्टडी किया वो वही था कि चेंज ऑफ द एनर्जी। अगर आप किसी भी प्रकार से एनर्जी को चेंज करना जान लेते हो, एनर्जी को चेंज करना सीख लेते हो, तो आप वहां पे शुभ एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। तो अभी एनर्जी को चेंज करने के लिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट क्रिएट किए गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि हम लोग कुछ भी डिमोलिशन किए बिना उस ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं
और वहां की एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आधुनिक वास्तु डेवलप हो रहा है। तो एनर्जी का बेस सिद्धांत अगर हम देखने जाए कि कहाँ पे कोई चीज नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे की जाए, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि समझ लो आप एक कमरे में हो यहाँ पे, और कमरे के अंदर बहुत बदबू आ रही है, कुछ चूहा या कुछ मर गया है, तो वहां पे बहुत जबरदस्त बदबू आ रही है, पूरी ऊर्जा नेगेटिव नेगेटिव हो रही है, वहां पे बैठना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसी कमरे में ही बैठ के आपको काम करने की जरूरियात है, उसके अलावा कोई जगह ही नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं जनरली अगर देखने जाए तो, कि कमरे के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको दूर करना हमारे लिए मुश्किल है, या तो फिर जो भी दुर्गंध आ रही है वो हमें मिल ही नहीं रही है, या फिर उसके लिए हमारे पास कोई दूसरा मतलब में उपाय अगर देखने जाते हैं तो एक ही उपाय कर सकते हैं वहां पे। जो नेगेटिविटी है उसको दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है कि पॉजिटिविटी तो बढ़ा सकते हैं वहां पे। कल हमने एक सिद्धांत सीख लिया कि एनर्जी दो प्रकार की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा सिद्धांत हम लोगों ने ये सीख लिया कि हाई में से लो में ट्रांसमिट होती है। अगर वो उस कमरे के अंदर नेगेटिव ऊर्जा यानी कि बदबू ज्यादा है, तो वहां पे अगर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ानी है तो वहां पे सुगंध क्रिएट की जाए, इतनी सुगंध क्रिएट की जाए कि वो बदबू की इफेक्ट ही ना हो। यानी कि जहां पे नेगेटिव ऊर्जा है वहां पे पॉजिटिव ऊर्जा इतनी बढ़ा दी जाए कि वो नेगेटिव ऊर्जा की इफेक्ट ना हो, या फिर वो इफेक्ट हमें समझ हमारे तक पहुंच ही नहीं पाए। तो आधुनिक वास्तु के अंदर ये चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया है, क्योंकि सारा जो खेल है वो तो एनर्जी से ही जुड़ा हुआ था और एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना इस एनर्जी को इस प्रकार से चेंज की जाए। तो आधुनिक वास्तु के अंदर यही अभी किया जाता है कि हमें कोई डिमोलिशन करने का नहीं है। जहां पे जो भी चीज है वहां पे वो रहेगी, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई जो बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर एक ही डायरेक्शन में सब कुछ हुआ है, उसमें हम कुछ भी डिमोलिशन नहीं कर सकते हैं और हमें वहां रहना पड़ता है। लेकिन जब ऐसी जगह पे नेगेटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिव वास्तु दोष वहां पे देखने को मिलता है, तो वहां पे अच्छा करने के लिए हम पॉजिटिव चीज को वहां पे बढ़ा देते हैं, तो वो वास्तु दोष की इफेक्ट कम हो जाती है। जैसे बदबू वाला कमरा है तो उसके अंदर सुगंध डाल दी जाए तो वो बदबू की जो इफेक्ट है वो कम हो जाती है, बदबू चली नहीं गई है, लेकिन सुगंध की वजह से वो बदबू की इफेक्ट हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को होती नहीं। कई चीजें ऐसी आपके लाइफ में भी होती होगी कि कुछ चीजें हम अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, निकलती नहीं है। कुछ नेगेटिविटी हमारे इमोशन से जुड़ी है, उसको निकाल नहीं सकते, कई चीज हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन वो मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे एक चीज हम इजीली काम कर सकते हैं, वो है पॉजिटिविटी को बढ़ाना। नेगेटिविटी कम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन पॉजिटिविटी को बढ़ा दो, अपने आप नेगेटिविटी की इफेक्ट हमारे लाइफ के अंदर कम हो जाएगी। इस सिद्धांत बेस के ऊपर, वास्तु शास्त्र के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि जहां पे भी हम लोग वास्तु चेक करने जाते हैं तो हमें वहां जाके हम स्कैनिंग करते हैं। याद रखो, हम स्कैन करते हैं वास्तु का। ये भी तो एक तरीका है नेगेटिविटी को निकालने का या इसको हटाने का। यही साइंस के ऊपर सब कुछ काम कर रहा है। हमारे शरीर के अंदर भी, हमारे माइंड के अंदर भी, हमारे हार्ट के अंदर भी, यानी कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल के ऊपर भी जब नेगेटिविटी हाई हो जाती है, नेगेटिव थॉट पैटर्न चालू हो जाती है, नेगेटिव इमोशन चालू हो जाते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप जिस भी भगवान को, जिस भी देवात्मा को मानते हो, उसके बहुत सारे मंदिर हो गए आपके ही शहर में, लेकिन कुछ ही मंदिरों में आप ज्यादा जाते हो, कुछ मंदिर में नहीं जाते हो, पास में होगा तो भी नहीं जाते हो। एम आई राइट? होता है कि नहीं ऐसा? अनु जी, बिल्कुल होता है है ना? इसलिए एनर्जी जो सर। है वो जबरदस्त काम करती है। हमारे घर के अंदर भी एक छोटा सा मंदिर है। जैसा मंदिर एक बाहर गांव के अंदर या शहर में है, जहां पे भी एक मंदिर है,
तो वहां हम बार बार जाते हैं। मंदिर में वहां जाते हैं, वो भगवान की मूर्ति है, वहां हम बार बार जाते हैं, बहुत सारी पब्लिक आती है और हमें खुशी मिलती है, हमें आनंद मिलता है। हमारे घर से आधा किलोमीटर दूर है लेकिन हम डेली उसमें जाते हैं। वो भगवान के मंदिर में जो जाते हैं, उसी भगवान की मूर्ति, उसी भगवान के नाम वाली मेरे घर के अंदर भी है, समझ लो, हमारे घर में भी होगी। वो जो मंदिर है, वहां पे जो घंटी है बड़ी वाली, ऐसी हमारे घर के अंदर भी छोटी वाली घंटी होगी। हम भी हमारे घर के अंदर प्रार्थना करते हैं, वहां भी हम प्रार्थना करते हैं। हम भी हमारे घर में जो भगवान है उसको फूल वगैरह चढ़ाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, दिया करते हैं। मंदिर में जाके भी हम वो करते हैं। अगर घर में सब कुछ है ये सारी चीजें, फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? घर में तो भगवान है, सब कुछ है, फिर भी मंदिर क्यों चले जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझनी चाहिए। घर के अंदर मंदिर तो है, लेकिन क्या ऊर्जा भी है वहां पे? नहीं। घर के अंदर मंदिर है, लेकिन किसी एक ही आदमी ने, घर के किसी एक आदमी ने ठेका लिया है डेली पूजा अर्चना करने का। बाकी सब लोग घर के अंदर सोए रहते हैं, कुछ करते नहीं, मंदिर में जाते भी नहीं। तो वो मंदिर की ऊर्जा वीक हो जाती है, कम हो जाती है, वो मंदिर न रहकर खंडहर बन जाता है। जहां पे पब्लिक भी ज्यादा जाती है, क्योंकि मंदिर जहां पे है वहां एनर्जी की आप्ले होती है, याद रखो। एनर्जी ट्रांसमिट होती रहती है, तो वहां की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो घर के मंदिर के अंदर ये कंडीशन होने की वजह से ऊर्जा वहां वीक मिलती है। फिर हम लोग बाहर के मंदिर में जाते हैं, घर में भी पूजा की और बाहर जाके भी पूजा करते हैं, वही भगवान है, सेम है, फिर भी वो करते रहते हैं हम लोग। क्योंकि जहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं, जहाँ पे ज्यादा पूजा अर्चना रेगुलर होती रहती है, वहां की ऊर्जा बढ़ जाती है। हमारे घर के अंदर भी अगर हम वो करते हैं तो हमारा घर भी एक मंदिर बन जाता है, हमारे घर की ऊर्जा भी बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि घर के अंदर हमने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ पे कभी कभार पूजा करता है, या घर का एक ही बंदा पूजा करता है, ध्यान वगैरह करता है, भजन वगैरह करता है, दिया करता है, बाकी के कोई लोग करते नहीं, तो घर की ऊर्जा डिस्टर्ब होगी ही होगी। पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि घर के अंदर एक अच्छा सा मंदिर था, सब लोग इकट्ठे होते थे। या तो फिर गांव के अंदर एक मंदिर था, तो वहां पे सब लोग इकट्ठे होते थे, वहां पूजा अर्चना प्रार्थना की जाती थी। आज हमारे घर के अंदर, हमारे गांव या मंदिरों के अंदर सब लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। अगर सब लोग इकट्ठे होके मंदिर के अंदर प्रार्थना करते हैं, घर के जितने भी लोग हैं, चार पांच लोग जो भी है, ज्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए भी सब लोग इकट्ठे होके वहां प्रार्थना अर्चना करते हैं, तो घर की एनर्जी अपने आप चेंज हो जाती है, वास्तु दोष उसको होने से कम इफेक्ट होती है। जीवन के अंदर दो चीज हमेशा एक साथ में करनी चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक है, घर के सारे परिवार के जो लोग हैं, वो एक साथ में बैठकर खाना खाने चाहिए एक बार, यानी कि एक साथ भोजन होना चाहिए घर के हर परिवार का, तो उससे आत्मीयता बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी। और दूसरा है, घर के अंदर एक बार 1 मिनट के लिए सब लोगों को भजन करना चाहिए, प्रार्थना अर्चना करनी चाहिए, सब साथ में मिलकर। अगर भजन और भोजन हम लोगों ने साथ में किया, तो ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी, सारे प्रॉब्लम अपने आप दूर होते जाएंगे। ये हमारे पहले के जमाने से ये चलता आया हुआ है, देखो। लेकिन ये सारे सिस्टम अभी हम लोग भूल चुके हैं, इसलिए आजकल हम लोग बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया जैसी बीमारियों से गुजर रहे हैं। इतनी सारी फिजिकल बीमारियां हो गई है कि ठहर ठहर जहां जाओ वहां तक हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है, मेडिकल स्टोर ही स्टोर है। पहले के जमाने में था ही नहीं ये सारी चीजें। रोज कुछ ना कुछ नई नई बीमारियां हो रही है। बहुत सारे रीजन है इस सारी चीजों होने की वजह से। लेकिन जब हम एनर्जी साइंस से जुड़े हुए हैं, तो हमें कंटिन्यू ये पता होना चाहिए
कि एनर्जी को कैसे एनहांस किया जाए, क्योंकि हर एक चीज की होने की वजह है सिर्फ सिर्फ एनर्जी, एनर्जी और एनर्जी। तो वास्तु एनर्जी है, वास्तु दोष है, उसको दूर करने के लिए कोई भी डिमोलिशन किए बिना अगर हम उस बॉडी, उस बॉडी पार्ट को या उस मकान के कॉर्नर को या उस कमरे को ऊर्जांतरित कर दे, यानी कि उस ऊर्जा को एनहांस कर देते हैं हम लोग, तो वास्तु दोष से होने वाली इफेक्ट कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो हम लोग भी इसी प्रकार के काम के अंदर आगे बढ़ेंगे। हमें कहीं पे भी कोई डिमोलिशन करने की या करवाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अभी स्कैनर है, तो स्कैनर के माध्यम से हमें हर एक डायरेक्शन है उसकी एनर्जी हमें पता चल जाती है, और वो पता करने के बाद हम लोग कुछ भी डेमोलिशन करवाए बिना वहां की एनर्जी को एनहांस करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को आगे जाकर। वो सारे जो भी तरीके हैं उसमें से कोई भी एक तरीका आप यूज करके वहां की एनर्जी को बढ़ा सकते हो। वापिस स्कैन कर लो कि वहां पे एनर्जी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अगर बढ़ गई है तो हमारे लिए वो रेमेडीज बन जाती है। तो इस प्रकार की रेमेडीज का उपयोग करते हुए हम लोग वास्तु के अंदर भी जाएंगे। मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले वास्तु जो करना है वो किसका करना है, वो है हमारी फिजिकल बॉडी का वास्तु करना जरूरी है। हमारा फिजिकल बॉडी का वास्तु हम पहले करेंगे, यानी कि हमारे अंदर जो भी मतलब में प्रॉब्लम है वो वास्तु दोष है। याद रखो, हमें कुछ भी बीमारी है तो वो वास्तु दोष है, तो उसको निकाल के तो रख नहीं सकते, याद रखो। लेकिन हम पॉजिटिविटी इतनी बढ़ा दें कि उसकी इफेक्ट ना हो। जब पॉजिटिविटी हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर ही और हमारे इमोशन के साथ जुड़ जाती है, तो वो डिसीज भी भाग जाता है, रहता नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा मिलने की वजह से शरीर में से भी वो बीमारी भी अपने आप गायब हो जाती है। ये पूरा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। आप लोगों ने होपोनोपो मेडिटेशन के बारे में सुना होगा, मैं आपको आगे जाके करवाऊंगा, जिसमें जो एक बहुत बड़े मेडिकल और साइंटिस्ट है उसने ये सारी चीजें ढूंढ निकाली है। आप भी देख सकते हो उसमें। तो हमारा माइंड जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है, और माइंड के माध्यम से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा था कि वास्तु हम लोग जो करने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं, वो ट्रेडिशनल वास्तु नहीं हम लोग करेंगे, ना उसमें डीप में जाएंगे। हाँ, उसका कुछ बेसिक सिद्धांत है, उसको पकड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वास्तु जो है वो हम 3 लेवल के ऊपर करेंगे। वो है हमारा खुद का फिजिकल बॉडी का वास्तु, दूसरा है हमारे मकान का वास्तु, और तीसरा है अर्थ का वास्तु, यानी कि जियोपैथिक का वास्तु। ये 3 टॉपिक के ऊपर जाएंगे, 3 डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, 3D के बेस के ऊपर हम काम करेंगे। जब ये तीनों चीजों के ऊपर हमने काम कर लिया ने, तो कोई वास्तु दोष जैसा रहेगा ही नहीं। कई लोग वास्तु के अंदर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि सिर्फ वो डायरेक्शनल वास्तु को ही देखते रहते और कुछ नहीं देखते। इसलिए हम लोग जब वास्तु करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग जो मकान में रहने वाला है उसका भी हमें वास्तु करना जरूरी है, फिजिकल बॉडी का। यानी कि हम उसकी बॉडी की एनर्जी को भी स्कैन करेंगे, उसकी चक्रास की एनर्जी को एनहांस करेंगे, उसको भी बैलेंस करवाएंगे, क्योंकि ये भी तो एक वास्तु के लिए जरूरी है, बॉडी भी। और ये बॉडी को वास्तु के बाद हम चारों दीवारों यानी कि 8 डायरेक्शन का जो वास्तु की एनर्जी है उसको स्कैन करेंगे, और उसको भी एनहांस करके बैलेंस करेंगे। ये इसके पहले हम अर्थ जहां पे ये मकान बना हुआ है उसका भी वास्तु करेंगे, यानी कि जियोपैथिक स्ट्रेस जो है उसको भी हम स्कैन करेंगे, अगर है तो उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। यानी कि 3 लेवल के ऊपर हम काम करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम काम करने लगते हैं तो इसका रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत अच्छा परिणाम उसको मिलता है, और सामने वाला भी इससे बहुत अच्छे सेटिस्फाइड होता है। हमें भी खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने जो काम किया वो बहुत अच्छे से काम किया है। तो आगे का हमारा जो स्टेज रहेगा वो ये 3 लेयर के ऊपर रहेगा।
हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा मकान और अर्थ, ये तीनों के ऊपर हम लोग काम करेंगे, तीनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार ये चक्रा और वास्तु एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, क्योंकि चक्रा हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर एनर्जी के स्रोत है, जनरेटर ऑपरेटर है, और मकान है उसका, हमारा जो 5 एलिमेंट है वो इसका एनर्जी के जनरेटर ऑपरेटर है। और अर्थ की एनर्जी को जो डिस्टर्ब करता है वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। ये तीनों के ऊपर हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो, तो बेसिक अभी आज इतना काफी है। आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको डीप में लेता चला जाऊंगा। कल से हम लोग पर्टिकुलर चक्रास के ऊपर, इंडिविजुअल चक्रास के ऊपर जाएंगे। हर एक चक्रास को जानेंगे, हर एक चक्रा को समझेंगे, हर एक चक्रा को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे एनर्जाइज किया जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी से जुड़े हुए कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से दूसरे मतलब में रेमेडीज है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और वो जो सारी रेमेडीज है, तो उसमें कई रेमेडीज है, उसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी कि कल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं खुद का वास्तु। खुद का वास्तु हम चेक करेंगे, खुद का वास्तु यानी कि चक्रा से जुड़ा हुआ एनर्जी। कल से हम प्रैक्टिकल के साथ ही जुड़ेंगे। वैसे तो मैंने आज आपको जोड़ ही दिया है, कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से और कुछ प्राणायाम के माध्यम से, लेकिन कल हम थियोरिकल और प्रैक्टिकल दोनों हम 50-50% करके जाएंगे। तो आज यहाँ पे मैं मेरा जो टॉपिक है वो यहाँ पे पूरा करता हूँ। अभी